नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हिंदी बाइट्स में स्वागत करती हूँ। आज हम रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानी नमक पढ़ेंगे। बच्चों, भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के लोगों को भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना पड़ा। इस वजह से बहुत से लोगों को अपना घर, गांव या शहर छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर बसना पड़ा। लेकिन ये विस्थापित, पुनर्वासित लोग अपनी पुरानी यादों को, अपने पुरानी जगह की यादों को अपने दिलों से कभी नहीं निकाल पाए। ये कहानी इन्हीं लोगों के दिलों को टटोलती, इन्हीं लोगों के दिलों के बारे में बताती एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। कहानी के शुरुआत में बताया गया है कि सफिया के पड़ोस में एक सिख परिवार रहता था, जिनके यहाँ वो कीर्तन में गई। वहाँ एक सिख बीवी को देखकर सफिया को अपनी माँ की याद आ गई, क्योंकि सिख बीवी की आंखें, उसका भारी भरकम जिस्म और उसके कपड़े सब कुछ सफिया की माँ की तरह ही लग रहे थे। इसलिए सफिया उन्हें बड़े प्यार से, बड़ी करुणा से बहुत देर से देख रही थी। उस सिख बीवी ने सफिया को इस तरह से देखते हुए देख लिया तो वो उसके पास आकर उससे बातें करने लगी। सफिया ने बातों बातों में सिख बीवी को बताया कि वो सुबह लाहौर, पाकिस्तान जा रही है। तो वो सफिया से लाहौर की बातें करने लगी, क्योंकि वह खुद लाहौर की रहने वाली थी और विभाजन के बाद भारत आई थी। लेकिन आज भी वो लाहौर को ही अपना वतन मानती है और उसकी बातें उसे हमेशा याद आती रहती हैं। कीर्तन खत्म होने पर सफिया ने बीवी से पूछा, आपके लिए लाहौर से कुछ लाना है? तो उन्होंने हिचकिचाते हुए धीरे से कहा, अगर ला सको तो वहाँ से थोड़ा सा नमक ले आना। अगले दिन सफिया लाहौर चली गई। वो वहाँ 15 दिन रुकी। उसके भाइयों ने इन 15 दिनों में उसकी खूब खातिरदारी की। उसके दोस्त, रिश्तेदार जो भी उससे मिलने आया, उसके लिए कोई न कोई तोहफा ही लेकर आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना सारा सामान लेकर कैसे जाएगी, लेकिन उसको सबसे ज्यादा चिंता सिर्फ एक ही बात की थी कि वो लाहौरी नमक भारत से कैसे लेकर जाए। सफिया का भाई बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसके भाई ने उसे बताया कि बॉर्डर पर नमक ले जाना गैर कानूनी है और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कहने लगा कि भारत के हिस्से में तो ज्यादा नमक आया था, तो फिर तुम नमक क्यों ले जाना चाहती हो? सफिया किसी भी तरह ये नमक अपने साथ ले जाना चाहती थी, क्योंकि उसने उस सिख बीवी से वादा किया था और वो अपने वादे को किसी भी तरह निभाना चाहती थी। उसके भाई ने समझाया कि कस्टम वाले किसी भी हाल में तुम्हें ये नमक नहीं ले जाने देंगे और अगर सामान की जांच में नमक निकला तो फालतू में हम सबकी और बेइज्जती होगी और तुम्हारे सामान के चिंदे चिंदी बखेर देंगे। लेकिन सफिया ने कहा कि वह नमक चोरी से नहीं बल्कि दिखाकर, बताकर ले जाएगी। वह कस्टम वालों को ये नमक दिखा देगी और फिर लेकर जाएगी। फिर वो बोली, ये कोई स्मगलिंग का सामान थोड़ा ही है, ये तो एक सस्ता सा छोटा सा तोहफा है। वो प्रेम की चीज है और इसे वो सम्मान से ही अपने साथ ले जाना चाहती थी। लेकिन भाई ने बताया कि बॉर्डर पर कानून बहुत सख्त है, इसलिए नमक नहीं ले जाने दिया जाएगा। लेकिन सफिया हर हाल में नमक ले जाना चाहती थी। उसने कहा कि आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान ही हैं और वो भी मेरी भावनाओं को समझेंगे और मुझे नमक ले जाने से नहीं रोकेंगे। सफिया की जिद के आगे भाई कुछ न कह सका। वो भावुक होकर रोने लगी थी। अगले दिन 2 बजे उसको रवाना होना था, इसलिए वो रात को देर रात तक पैकिंग करती रही। उसका सारा सामान और तोहफे तो सूटकेस और बिस्तर बंद में आ गया। सिर्फ कीनू की टोकरी और नमक ही शेष बच गया था। उसे इस बात की चिंता होने लगी कि वो लाहौरी नमक को कैसे लेकर जाएगी। अभी वो अपनी भावनाओं को एक तरफ रख के बुद्धि का इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि कस्टम की सख्ती बहुत तेज है और वो नमक नहीं ले जाने देंगे। तभी उसे याद आया, लाहौर से आते समय उसने देखा था कि भारत से केले जा रहे थे और पाकिस्तान से कीनू आ रहे थे और फलों की टोकरी की कोई जांच नहीं कर रहा था। नमक को सुरक्षित अपने साथ ले जाने का उसे ये अच्छा तरीका लगा। उसने कीनू की टोकरी में नमक की पोटली को छुपा दिया। पैकिंग करते करते बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए वो बिस्तर में लेट गई और अपने परिवार के बारे में ही सोचने लगी, क्योंकि कल उसे इन सबको छोड़कर जाना था। यहाँ लाहौर में उसके 3 सगे भाई रहते थे। उसके चाहने वाले, दोस्त, सभी रिश्तेदार, भाई भतीजे सभी यहीं रहते थे।
इसलिए वो इन सबको छोड़कर जाने में बहुत दुखी हो रही थी। अगले दिन वो इन सबको छोड़कर जाने वाली थी और शायद दोबारा 1 साल बाद आना हो या फिर कभी ना आना हो, ये सोचकर दुखी थी। उनके बारे में सोचते हुए ही उसे नींद भी आ गई। सपनों में उसे इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, सूरज की डूबती हुई किरणें, ऐसी सी सारी चीजें उसे दिख रही थी। यहाँ के बिताए हुए पल उसे याद आ रहे थे। अचानक से उसका हाथ कीनू की टोकरी पर जा पड़ा और उसकी आंखें खुल गईं। कीनू देते हुए उसके एक दोस्त ने कहा था, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है, इन्हें सरहद के दोनों तरफ के लोग बहुत चाव से खाते हैं। सुबह वो स्टेशन के लिए निकल गई और वहाँ वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। उसके भाई ने ही उसको दिल्ली तक का टिकट खरीद कर दे दिया था और वो सोच रही थी कि आसपास टहल रहे लोगों में से सिर्फ वो ही जानती है कि टोकरी की तह में यानी कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया छुपी हुई है। जब सामान कस्टम जांच के लिए जाने लगा तो उसने फैसला किया कि मोहब्बत का ये तोहफा यानी नमक वो चोरी से नहीं ले जाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया को निकाला और अपने हैंडबैग में डाल लिया। जब सामान कस्टम से जांच होने के बाद रेल की तरफ चला गया तो सफिया एक कस्टम ऑफिसर के पास गई, जो दिखने में खिचड़ी बालों वाला, लंबा और पतला सा और चश्मा पहने हुए था। उस पर कस्टम अधिकारी की यूनिफॉर्म जच भी नहीं रही थी, परंतु वो उसके पास गई। सफिया ने हिचकिचाते हुए उससे कहा कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। कस्टम अधिकारी ने बड़ी नम्रता से उससे कहा, फरमाइए। उस अधिकारी के विनम्र स्वभाव को देखकर उसमें हिम्मत सी आ गई। सफिया ने उसके वतन के बारे में पूछ लिया। उसने कहा कि मेरा वतन दिल्ली है, लगता है आप भी वहीं की रहने वाली हैं। आप भी वहीं की लगती हैं। सफिया ने हाँ में जवाब दिया। फिर अपने हैंडबैग से नमक की पुड़िया निकालकर उसने कस्टम अधिकारी के सामने रख दी और उसे सब कुछ बता दिया। सारी बातें सुनकर कस्टम अधिकारी ने नमक की पुड़िया को अच्छी तरह से लपेटकर खुद अपने हाथों से सफिया के बैग में रख दिया और बोला, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, यानी प्यार मोहब्बत के तोहफों को कानून भी नहीं रोक पाता। उसने जाते हुए सफिया से जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम देने को कहा और सिख बीवी को भी ये संदेश भेजा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, यानी बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उस अधिकारी को अभी भी ये उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ है वो फिर एकता में बदल जाएगा और फिर एक अखंड भारत का निर्माण हो जाएगा। सफिया कस्टम की जांच से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। यहाँ सभी ने उसे रोते हुए दुखी मन से विदा किया। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतर गई और भारत की पुलिस चढ़ गई। भाषा, सूरत, कपड़े, लहजा, अंदाज, गलियां सभी एक जैसी ही थी। इसीलिए सफिया को ये पता ही नहीं चला कि कब लाहौर खत्म हो गया और कब अमृतसर शुरू हो गया, यानी सरहद कब बदल गई उसे इस बात का पता ही नहीं चला। जब वो अमृतसर पहुंची तो वहाँ भी कस्टम की जांच शुरू हो गई। जब उसके सारे सामान की जांच हो गई तो वो कस्टम अफसर के पास गई और अपने पास नमक होने की पूरी बात उन्हें बता दी। वो अफसर बातों और सूरत से तो बंगाली ही लग रहा था। वो सफिया को अपने साथ ले गया और एक कमरे में जाकर उसे कुर्सी पर बैठाया और उसके लिए चाय भी मंगा ली। फिर उसने मेज की दराज से एक किताब निकालकर सफिया को दिखाई, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, शमलुस इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946, और बताया कि ये किताब उसके एक पाकिस्तानी दोस्त ने उसे तब दी थी जब वो ढाका में रहा करते थे। विभाजन से पहले वो ढाका में रहा करते थे और भारत विभाजन के बाद वो कलकत्ता आ गए थे। अब वो भारतीय थे, लेकिन उन्होंने बताया कि वे आज भी ढाका को ही अपना वतन मानते हैं। कस्टम ऑफिसर ने कुछ मायूस होकर कहा कि अब ढाका में भी कस्टम सिक्योरिटी बढ़ गई है, जिससे अब उनका आना जाना बंद हो गया है, वरना पहले वो अपने वतन आते जाते रहा करते थे। उसने कहा कि डाब तो कलकत्ता में भी है, जैसे नमक भारत में भी है, लेकिन अपने वतन की डाब की बात ही कुछ और है। वे वहाँ की मिट्टी और पानी को भी याद करने लगे। चलते वक्त उसने नमक की पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगा। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब वो पुल की
सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। सफिया सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वो जो इस तरफ है या वो जो कस्टम के उस तरफ है। दोनों तरफ के अधिकारियों की बातें सुनकर सफिया ने ये महसूस किया कि भारत पाक के बीच में राजनीतिक सीमा रेखाएं तो खिंच गई हैं, लेकिन दोनों तरफ की आम जनता अपने जन्म स्थान, अपने जन्मभूमि को ही अपना वतन मानते हैं। उनकी भावनाएं अभी तक भी वहीं अपनी जन्मभूमि से जुड़ी हुई हैं। सफिया सोचती है कि जब तक दोनों तरफ के लोगों के दिलों में ये लगाव, ये अपनापन है, तब तक ये उम्मीद भी बनी रहेगी कि शायद एक दिन सभी सीमाएं खत्म हो जाएं और फिर से सब एक हो जाएं। यानी शायद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान से भारत नमक लाना और ले जाना गैर कानूनी था। दूसरे, कस्टम अधिकारी सामान में नमक की पुड़िया निकलने पर बाकी सामान की भी चिंदी चिंदी बखेर देते, यानी पूरी तरह जांच करते, जिससे बदनामी होती। तीसरी बात, भारत में नमक इतना अधिक है, पर्याप्त है, पूरा है, तो वहाँ से नमक लाने की आवश्यकता ही क्या थी? अगला प्रश्न, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? नमक की पुड़िया को लेकर सफिया के मन में ये द्वंद्व था कि वो नमक कस्टम अधिकारियों को दिखाकर ले जाए या चोरी से छिपा कर ले जाए। वो सोचने लगी कि कस्टम वाले पुड़िया ले जाने देंगे या नहीं। अगर उन्होंने उसे ना ले जाने दिया तो उसके वादे का क्या होगा जो उसने सिख बीवी से किया था। उसने तय किया कि जान देकर भी वो अपना वादा पूरा करेगी। अगला प्रश्न, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? क्योंकि सिख बीवी के नमक वाली बात सुनकर उन्हें अपने वतन की याद आ रही थी। वे सिख बीवी और सफिया की भावनाओं से बहुत प्रभावित थे। उन्हें दूसरी जगह आकर भी अपने वतन की चीजें बहुत याद आती थी। राजनीतिक उद्देश्यों ने उनको एक दूसरे से अलग तो कर दिया, लेकिन वो उनके दिलों से उनकी यादें नहीं निकाल पाए। अगला प्रश्न, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं? ये संकेत करते हैं कि चाहे राजनीतिक या भूगोल देश की सीमाओं को बांट दें या देश के टुकड़ों में बांट दें, लेकिन लोगों के मन को अलग नहीं किया जा सकता। वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोगों का मन किसी भी तरह से इस बंटवारे को स्वीकार नहीं कर पाता। एक पाकिस्तानी को दिल्ली प्यारी है तो एक हिंदुस्तानी को लाहौर प्यारा है। अगला प्रश्न, नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला है कैसे? नमक कहानी में भारत और पाकिस्तान की जनता में प्रेम और स्नेह का स्वाद है। इस स्वाद में अपनापन है। सफिया का अपने भाइयों परिचितों से स्नेह, सिख बीवी का लाहौर से लगाव, कस्टम अधिकारियों का दिल्ली और ढाका से जुड़ाव, ये सब बातें ये दोनों देशों की जनता के बीच के प्यार को दिखाता है। आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।